हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चा पार्टी आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 बहुत ही शानदार तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के साथ वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है बच्चा पार्टी कि हम लोग अपनी लाइफ में ना बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे मम्मा पापा ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, मम्मा पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हर एक इंडिविजुअल डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करता है ना। अब इन एक्टिविटीज को बच्चा पार्टी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। पहले बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझा देता हूं मैं आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए। सबका सपना पैसा। पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो सारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे काम जो आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रोटिज्म, सेंटिमेंट्स में किए जाते हैं, वो सारे होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जांपल समझो, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनको रिटर्न में सैलरी मिल रही है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको रिटर्न में सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है नहीं, वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपने मम्मा पापा से पढ़ते हो, अपने बड़े भाई से पढ़ते हो, तो वो आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हाँ या नहीं। उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। समझ में आ रही है बात। तो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो एक बार फटाफट इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, इससे दिमाग में वो राइट वर्ड सेट हो जाए। ठीक है ना। चलिए, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। वो सारी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। ठीक है बच्चों, वो क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड वो सारी एक्टिविटीज जो हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो सारी एक्टिविटीज जो हम आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म एंड सेंटिमेंट्स करते हैं। ठीक है। एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बच्चा पार्टी अब हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं फर्दर। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हर एक को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस, हाँ वही बिजनेस जो आपने सपना देखा है अपने दोस्त के साथ, भाई तू और मैं मिलके ना ये वाला बिजनेस करेंगे, बस थोड़े से बड़े हो जाए, ग्रेजुएशन की डिग्री ले ले, उसके बाद अपन दोनों भाई मिलके ये काम करेंगे। देखा है ना, अपनी क्लास की डेस्क पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करने का सपना हर बच्चे ने देखा होता है। तो बच्चों जब भी मैं बिजनेस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको रिलेट करना है उस सपने से। उससे 2 काम होंगे। एक तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम उसके पास जाते हैं, और दूसरा चीजों को कंसेप्चुअली समझोगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। बिजनेस क्या है बच्चों? बिजनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, भाई एक ऐसी स्टेट में जब आप बिजी होते हो। अब बिजी होते किस चीज में हो? बिजी होते हो चीजों को परचेज करने में, बिजी होते हो चीजों को प्रोडक्शन करने में, चीजों को बनाने में और उनको सेल करने में, बनाकर सेल करने में, जिससे आप क्या कमाते हो? प्रॉफिट कमाते हो। भाई बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, है या नहीं। हम यही तो सोचते हैं यार, जॉब करेंगे तो एक लिमिट में रह जाएंगे, पर अपना बिजनेस करेंगे तो अंधा पैसा आएगा। यही सोचे ना हम लोगों की। आता है बिजनेस में अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिव है या नहीं। भाई इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मेहनत करोगे आप आगे जाते जाओगे। ठीक है। तो समझ में आया बेटा बिजनेस क्या होता है, और डिटेल में समझते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा। क्या है बिजनेस? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्वियसली बिजनेस हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इसीलिए ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इज कंसर्न्ड विथ परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। बिजनेस में हम क्या करते हैं? या तो हम परचेज करेंगे चीजों को, इधर से खरीद के इधर बेच देंगे, या फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे फिर आगे बेचेंगे। यही तो काम होता है, राइट। अब ये करते क्यों है हम लोग? विद अ व्यू टू अर्न इनकम। इनकम कमाने के लिए। इनकम कमाएंगे कैसे?
प्रॉफिट की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? प्रॉफिट की फॉर्म में। और ध्यान रखना, प्रॉफिट आप तभी कमा सकते हो जब आप सेटिस्फाई करो लोगों की नीड्स को, राइट। एक अच्छा बिजनेसमैन ना हमेशा जानता है कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी जरूरत है क्या एक्चुअल में, और उस जरूरत को पूरा करके वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है बेटा, कंसेंसस आते हैं, फटाफट एक पॉइंट पे आते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे हम या तो परचेज करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बाद उसे सेल कर देते हैं या प्रोक्यूर कर देते हैं, जिससे हम इनकम कमाते हैं। किसकी फॉर्म में? प्रॉफिट की फॉर्म में। कैसे? लोगों की नीड को सेटिस्फाई करके। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। बेटा जब भी प्रोफेशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में प्रोफेशनल्स की इमेज आनी चाहिए। कौन कौन होते हैं बेटा हमारे प्रोफेशनल्स? कौन कौन होते हैं? एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सारे क्या होते हैं बेटा? हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट। जब आपके माइंड में ये चलेगा ना तो आप इन चीजों को आराम समझ पाओगे। ठीक है, चलिए। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज। इसमें वो एक्टिविटीज आती है जहां पर आपको एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है और स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है। बेटा डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, है या नहीं? लॉयर बनने के लिए लॉ की, और सीए बनने के लिए अकाउंट्स की, है या नहीं? तो यहाँ पर आपको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है जो आप अप्लाई करते हो। ठीक है। In their occupation, professionals include professional activities which are subject to guidelines or conduct, code of conduct laid down by the professional bodies. बेटा इनको ना बहुत सारे गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है जो प्रोफेशनल बॉडीज ने बनाए होते हैं। जैसे सीए के लिए प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है बेटा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लॉयर के लिए क्या है बेटा? बार काउंसिल। डॉक्टर के लिए क्या है बेटा? मेडिकल काउंसिल। तो इन सबको इन बॉडीज द्वारा बनाई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपको पता है लॉयर को कोर्ट ऑफ लॉ में एक ब्लैक कोट पहनना पड़ता है ना, राइट। एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। सिमिलरली डॉक्टर के लिए भी एक व्हाइट कोट। ठीक है, ऐसे ही सीए के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो उसे फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए। दोज एंगेज इन प्रोफेशन कॉल्ड प्रोफेशनल्स। जो भी इन प्रोफेशंस में लगे होते हैं उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है, राइट। दे अर्न इनकम बाय चार्जिंग प्रोफेशनल्स फीस। इनको प्रॉफिट थोड़ी ना मिल रहा है, ये तो फीस चार्ज करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड देन दे चार्ज फीस। आप लॉयर के पास जाते हो, लॉयर भी फीस का चार्ज करता है। आप सीए के पास जाते हो, सीए आपके अकाउंट्स के बदले, आपके अकाउंटिंग करने के बदले आपसे फी चार्ज करता है, राइट। दे ऑल चार्ज फीस। कोई डाउट? चलिए बच्चों अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर। ये वो ऑक्यूपेशन है जहां पर लोग दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में रेम्यूनरेशन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? रेम्यूनरेशन। किस फॉर्म में? वेजेस और सैलरी की फॉर्म में। अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं किसी के पास तो वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट, राइट। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो जिसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? वेजेस या सैलरी। दैट्स इट, इजी। ठीक है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर कॉल्ड एम्प्लॉय। जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं वो क्या है? एम्प्लॉय है। और जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिसके लिए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो क्या होता है बेटा? हमारा एम्प्लॉयर। इजी है ये तो, बहुत इजी है। क्लियर है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया? जहां पर लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में क्या लेते हैं? सैलरी या वेजेस। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बच्चों अब एक बार फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, बिजनेस को कैसे एस्टेब्लाइज किया जाता है बेटा? एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, और छोटी मोटी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उस बिजनेस के लिए आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट्स इट। प्रोफेशन में क्या होता है बेटा? आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल बॉडी की और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। अगर आपको सीए बनना है तो पहले सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, सीए क्लियर करनी पड़ेगी एंड देन ICAI में आपको मेंबर बनना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्लियर। वहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, तब जाके आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप एज ए सीए वर्क कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए और एक सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है,
अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना कि भैया आपको अपॉइंट कर दिया गया इस पोस्ट के लिए, ठीक है, एंड देन आप उस अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपका एम्प्लॉयमेंट जो है शुरू हो जाएगा। इजी। चलिए, नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोफेशन में, पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर मेडिकल की सर्विस प्रोवाइड करता है, लॉयर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पे आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में या रूल ऑफ सर्विस में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो काम एम्प्लॉयर बोलेगा वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। बट ये सारे काम कहाँ लिखे होते हैं, आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। चलिए, क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है बच्चों, ठीक है, बट प्रोफेशन के लिए आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करनी पड़ेगी, लॉयर बनने के लिए आपको लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी, सिमिलरली ICAI से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा एज अ CA काम करने के लिए, राइट। विदाउट एम्प्लॉयमेंट में आपको वो क्वालिफिकेशन चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर ने मांगी है। आपका एम्प्लॉयर कहता है भाई 10वीं पास होने चाहिए तो 10वीं पास होना चाहिए, वो बोलता है ग्रेजुएशन होना चाहिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो बोलता है कि भैया आपको B.Ed होनी चाहिए तो B.Ed होनी चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट आपके एम्प्लॉयर ने मांगी है उतनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। रिवॉर्ड क्या मिलता है भाई, यहाँ पे आप क्या कमाते हो बच्चों, प्रॉफिट कमाते हो। यहाँ पर आप प्रोफेशनल फीस कमाते हैं, राइट। CA क्या कमाता है, फी कमाता है, लॉयर क्या कमाता है, फी कमाता है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलती है बेटा सैलरी और वेजेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगला पॉइंट है, कहाँ पे आपको पैसे की जरूरत होती है भाई, बिजनेस में तो पैसा मतलब ब्लड है, सिंपल सी बात है, बॉडी के जैसे ब्लड इंपॉर्टेंट है ऐसे ही बिजनेस के लिए पैसा जरूरी है, ठीक है, बिना उसके काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर तो पैसा इन्वेस्ट होगा ही होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस है आपका, किस लेवल पे कर रहे हो, साइज क्या है उसका, नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मोटा पैसा चाहिए होता है। प्रोफेशन में बहुत लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट होती है भाई। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा नहीं चाहिए, है ना, यहाँ पे सारा पैसा किसका लगा हुआ है, आपके एम्प्लॉयर का, वो बिजनेस कर रहा है ना, आप तो उसको सर्विस प्रोवाइड कर दो, जो वो बोल रहा है वो आप काम कर रहे हो, बस। यहाँ पे किस तरह के पैसे की जरूरत नहीं है, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिस्क भैया, बिजनेस में तो रिस्क है ही है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, रिस्क नहीं तो कुछ नहीं, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हाई रिस्क रहता है, ठीक है बेटा। यहाँ पर रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पर जनरली रेगुलर आपको फीस मिलती रहती है, हल्का रिस्क है यहाँ पे, है पर बहुत कम है। यहाँ कोई रिस्क नहीं है भाई, यहाँ पे आपको सैलरी मिलनी है तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आपको काम करना है, आपको बदले में सैलरी मिलनी है, दैट्स इट। समझ में आ गया बच्चा पार्टी, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बच्चों कि भैया बिजनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पैसा कमाने के लिए की जाती है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम खुद बनाएंगे या फिर कहीं से खरीद कर बेचेंगे, राइट, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर क्या करेंगे, बनाने और परचेज करने के बाद उसको बेच देंगे, सिंपल सी बात है, राइट, क्लियर। अगला, प्रॉफिट अर्निंग, क्या मोटिव होता है बेटा हमारे यहाँ पे, सारे एफर्ट लगा क्यों रहे हैं हम लोग, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, भैया बिजनेस करना है तो अपनी छाती को मजबूत कर लो, अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि आपने बिजनेस करा और प्रॉफिट ही होना है, भैया लॉस भी हो सकता है, डूब भी सकते हो, तो यहाँ रिस्क तो है ही है, और इसलिए कहते हैं बिजनेस में रिस्क है तो इश्क है बोलते ना ऐसे, राइट, बिना रिस्क के बिजनेस में हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न अनसर्टेन है, ठीक है, आने को पैसा ही पैसा आएगा और ना आने को बिजनेस डूब जाएगा, जो पैसा लगाया वो भी डूब जाएगा, ठीक है। चलिए, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, बेटा आपने अपने घर की टेबल उठा के बेच दी, वो बिजनेस नहीं है, वो वन टाइम एक्टिविटी है। आप जब डेली बेसिस पे टेबल में परचेज और सेल करते हो, टेबल खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तब वो बिजनेस बनता है। अरे बस समझ में, तो बिजनेस के लिए रेगुलर डीलिंग का होना जरूरी है, वन टाइम एक्टिविटी, वन टाइम परचेज और सेल को आप बिजनेस कंसीडर नहीं करोगे। आई बात समझ में। चलिए
अगला एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये मैं बहुत ही शानदार तरीके से बता चुका हूं आपको कि बिजनेस जो है बेटा वो किस में काम करता है, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी होता रहता है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इसीलिए बिजनेस में भी रिस्क बना रहता है। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। चलिए बच्चों, अब हम बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं बेटा ब्रॉडली दो पार्ट में, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में बेटा वो सेक्टर आता है जहां पर आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो किसमें, यूजफुल प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के सारे काम इंडस्ट्री में आते हैं। यहां पर आप प्रोडक्शन करते हो, आप प्रोसेसिंग करते हो, राइट। इसके अलावा आप यहां पर रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन भी करते हो, किसका, एनिमल्स का और लिविंग स्पीसीज का। ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें इंक्लूड है बेटा, इंडस्ट्री में। ठीक है, द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। भाई इसका पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्रिएट करना, चीजों में वैल्यू ऐड करना। और वैल्यू कब ऐड होती है, जब उनकी वैल्यू बनती है, जब आप रॉ मटेरियल को किसी फिनिश प्रोडक्ट में, किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे जिसकी यूजफुलनेस है, जो किसी के लिए काम आए। आपने लकड़ी को टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ये कहां आएगा, इंडस्ट्री में। क्यों, क्योंकि यहां पे आपने यूटिलिटी क्रिएट की। लकड़ी की इतनी वैल्यू नहीं थी, टेबल बन गई तो ज्यादा काम आ रही है लोगों के। आ रही बात समझ में, हाँ या नहीं, कोई डाउट। तो एन इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। इंडस्ट्री में कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स दोनों बन जाते हैं। अब ये कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा यूज किए जाते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। आप दूध पी रहे हो, आप पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप बैग यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे गुड्स क्या है बच्चों, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो डायरेक्टली अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं बेटा, ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन करने में काम आता है, राइट। तो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाई जाती है जो फर्दर चीजों को बनाने में आपकी मदद करती है। ठीक है, क्लियर, या शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज को हम तीन मेन ब्रॉड पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पहले बात करते हैं बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्रीज की। आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब किस में आता है, प्राइमरी में आता है। ठीक है, ये वही है बच्चों। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजों को। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पर हम वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो रिलेटेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज से वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, सब कुछ हम यहां से कहां से लेते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज से, वाटर से, एयर से, लैंड से। ठीक है, मेनली इसमें क्या आता है बेटा हमारे पास, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। या तो एक्सट्रैक्ट करोगे, या तो आप निकालोगे नेचुरल रिसोर्सेज से, या फिर उनको प्रोसेस करोगे। दोनों ही काम किसमें आते हैं बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए अब इसको ना दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, किसको, प्रोडक्ट्स को, कहां से बेटा, नेचुरल सोर्स से। ठीक है बेटा, ये मेनली कहां से निकालते हो आप, सॉइल से, क्योंकि आपको पता है मेनली जितने भी रॉ मटेरियल है वो कहां से मिल रहा है आपको, सॉइल से। ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म दिस प्रोडक्ट इनटू मैनी यूजफुल चीज। फिर आगे जो आपकी इंडस्ट्री जो सेकंड सेक्टर है वो इन चीजों को यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या आता है बेटा, इसमें आता है आपका फार्मिंग, आपकी माइनिंग जो खुदाई करके आप चीजों को निकालते हो, ठीक है, लंबरिंग, हंटिंग, ठीक है, शिकार, ठीक है, और फिशिंग। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि यहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ड्रॉ आउट कर रहे हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर आप रियरिंग और ब्रीडिंग करते हो, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे आप पालते हो किसको, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इन सबको आप पालते हो। ठीक है ना, इनका देखभाल करते हो, किस लिए करते हो बेटा, जिससे आपको यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो
रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया है, उसको यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करने का काम कहां होता है बेटा? आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है ना। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इजी। चलिए, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाम से क्लियर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। यहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, कच्चे माल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। और ये जो होती है हमारे पास इंडस्ट्री है, यूटिलिटी क्रिएट करती है। क्या करती है बच्चों? ये यूटिलिटी क्रिएट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके। भाई कच्चा माल उसकी वैल्यू नहीं है, बट जब आपने उससे कोई यूजफुल चीज बना दी, कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। चलिए, अगला आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ये नाम से क्लियर है, कंस्ट्रक्शन करती है, चीजों को बनाती है, बिल्डिंग, डैम, ठीक है, रोड्स, ये सब चीजें बनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसमें आप सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइमस्टोन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो। इजी। अब आया बेटा हमारे पास टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या आया बेटा? टर्शियरी इंडस्ट्री। बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री ना चल ही नहीं सकती, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती अगर उसको टर्शियरी इंडस्ट्री का सपोर्ट ना मिले। जो टर्शियरी इंडस्ट्री है ना बेटा, ये हमारी सर्विस सेक्टर होता है। क्या होता है बेटा? ये सर्विस सेक्टर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। दीज इंडस्ट्री आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। क्या प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे? सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है। क्या क्या आता है बच्चों इसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, वेयरहाउस, ये सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब आता है बेटा हमारे पास कॉमर्स। क्या आता है बेटा? कॉमर्स। इट रेफर्स टू all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer। बेटा यही है इसकी डेफिनेशन। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आती है जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जिससे जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है वो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए। जो उसे कंज्यूम करने वाला है उसके पास तक उन सर्विसेज को, उन गुड्स को पहुंचाना किसमें आता है बेटा? कॉमर्स में। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस अंटिल दिस गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। भाई आपने सामान बना के रख लिया, किसी काम का नहीं है अगर वो उसके कंज्यूमर तक ही ना पहुंचे तो, हाँ या नहीं? तो भैया यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज आती है जिससे कि गुड्स अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ठीक है बेटा। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। सामान बनाया जाता है एक जगह पर कंज्यूम किया जाता है देश के हर कोने पे, इवन मैं तो बोलूंगा वर्ल्ड के हर कोने पे, हाँ या नहीं? क्लियर। तो कॉमर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बेटा। पहला आता है ट्रेड और दूसरा आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। पहले ट्रेड देख लेते हैं। ट्रेड तो नाम से क्लियर है, ये कॉमर्स का ही इंटीग्रल पार्ट है, जहां पे आप क्या करते हो? खरीदते हो और बेचते हो। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करते हो, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। ये कहां होता है बेटा? आपका ट्रेड के अंदर। इजी। चलिए, द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को दोनों को साथ में लेके आता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये एक लिंक बनाता है दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा हमारे पास ट्रेड का क्लासिफिकेशन। ट्रेड को हम मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाम से क्लियर हो रहा है बेटा? इंटरनल। इंटरनल मतलब यहां पर आप गुड्स को खरीदोगे, बेचोगे, ठीक है, अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर। जब ट्रेड कर रहे हो अपने देश के अंदर अंदर तो क्या होगा? वो इंटरनल। जब बाहर के किसी देश से ट्रेड करो तो क्या होगा? एक्सटर्नल। सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, नो डाउट। यहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो और बेचते हो किसमें? होम करेंसी में, रुपये में, ठीक है जी। चलिए, अब एक्सटर्नल कौन सा होता है बेटा? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर, मतलब बाहर की कंट्री से आप डील कर रहे हो, परचेज और सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है बेटा, कोई डाउट? चलिए, ये जो इंटरनल ट्रेड है ना, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। लोकल। लोकल मतलब क्या है? अपने लोकल एरिया में खरीद रहे हो, बेच रहे हो। स्टेट क्या है बेटा? अपने स्टेट में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, कोई डाउट? इसको इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। नेशनल ट्रेड कौन सा होता है बेटा? ये आप अलग अलग स्टेट्स के बीच में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,
अलग अलग स्टेट्स के बीच में आप परचेज सेल कर रहे हो, इजी। चलिए, एक्सटर्नल ट्रेड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। इंपोर्ट, जब आप परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को कहां से, दूसरी कंट्री से, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना, ठीक है। जब आप सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्री में, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोर्ट। अगला आता है बेटा एंट्रीपोर्ट। ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक कंट्री से खरीदा और किसी तीसरी कंट्री को बेच दिया। समझो, आपने यूएसए से सामान खरीदा, ठीक है, और चाइना को बेच दिया, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू सम थर्ड कंट्री। इधर से खरीदा, उधर बेच दिया, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट कमाया आपने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एड्स टू ट्रेड। वो सारी एक्टिविटीज जो हेल्प करती है ट्रेड के फ्लो को स्मूथली चलने में, क्योंकि एड का मतलब ही क्या होता है, हेल्प। व्हाट डू वी मीन बाय एड, हेल्प। तो ट्रेड को स्मूथली वर्क करने में जितनी भी सारी एक्टिविटीज आपकी हेल्प करती है, वो सारी होती है आपकी एड्स टू ट्रेड। ये बाइंग और सेलिंग को इजी बना देती है, खरीदना बेचना बिल्कुल आसान कर देती है, ठीक है बेटा। जितनी भी रुकावटें हैं ट्रेड में, हिंड्रेंसेस है, हिंड्रेंसेस मतलब क्या होता है, रुकावटें, ये उन सबको दूर कर देती है, उन सबको रिमूव कर देती है, ठीक है। समझो, कौन कौन से कॉमन एड होते हैं बेटा। पहला आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भैया आपकी इंडस्ट्री है दिल्ली में, आपको रॉ मेटेरियल लाना है केरला से, कैसे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ने। आपने प्रोडक्शन किया दिल्ली में, आपके कंज्यूमर पूरे इंडिया में है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में है, कैसे पहुंचेगा सामान, ट्रांसपोर्टेशन से। कम्युनिकेट कैसे करोगे अपने कंज्यूमर से, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करने के लिए। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगला बैंकिंग एंड फाइनेंस। भैया बिना पैसे के ना बिजनेस चालू नहीं होता, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है ना, वो अपने पैसों से नहीं चल रहे हैं, वो लोगों के पैसे चल रहे हैं, लोन के पैसे चल रहे हैं। अरे बात समझ में। तो वो पैसा कहां से आता है बेटा, बैंक और फाइनेंस से। तो ये जो हिंड्रेंस होती है फाइनेंस की, पैसे की वजह से जो रुकावट आती है बिजनेस में, वो कौन पूरा करता है बेटा, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, आपको उधार देकर, आपको मनी लैंड करके। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला, आपको पता है बेटा बिजनेस में क्या होता है, बहुत रिस्क है ना, चोरी हो गई, आग लग गई, बिजनेस तबाह। तो इन सब रिस्क से आपको कौन बचाता है बेटा, इंश्योरेंस। कौन बचाता है, इंश्योरेंस। तो जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है उसे कौन दूर करता है, आपका इंश्योरेंस। पता है ना आपको बेटा, आप इंश्योरेंस करा देते हो, जिससे क्या होता है, आपका रिस्क जो है वो ट्रांसफर होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, जिसके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है। आपने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस, कि भैया आग लगेगी, ठीक है, जो भी नुकसान होगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, ठीक है। चलिए अगला, वेयर हाउसिंग। बेटा जो सामान बनाया है, क्या वो अभी के अभी बिक जाएगा, नहीं ना, बिकने में टाइम लगता है। क्या पता हम बेचना ना चाहे अभी, मार्केट में अच्छे रेट ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, उस सामान को आपको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर ऐसे करना पड़ेगा कि सामान आपका खराब ना हो, हाँ या नहीं। तो वो स्टोर होगा कहाँ पर, वेयर हाउस में। कहाँ होगा, वेयर हाउस में, ठीक है बेटा। तो जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है कि भैया जब अच्छा रेट मिलेगा, जब टाइम आएगा तब बेच देंगे, ठीक है, उसको दूर करता है आपका वेयर हाउस। क्लियर। अगला बेटा, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपसे खरीदेंगे कैसे, कैसे खरीदेंगे, उनको पता ही नहीं आपके प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बेचते हो। अब ये जो प्रॉब्लम है हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की, इसको दूर करता है बेटा कौन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, ठीक है ना। बोलते हैं ना, प्रचार है तो व्यापार है। ये एडवर्टाइजमेंट करोगे, लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाओगे, कि आपको बताओगे उनको कि आप ये चीज सेल करते हो, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, राइट। चलिए अगला, मिडलमैन। मिडलमैन, मिडलमैन ये वो लोग होते हैं जो एक लिंक क्रिएट करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, राइट। क्लियर बेटा। जैसे होलसेलर हो गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच पाए, बड़ा मुश्किल काम है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, होलसेलर को होलसेल में सामान बेच देता है, होलसेलर रिटेलर को बेच देता है, और फिर रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर चैन चलती है, जहां पर हर कोई अपना प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, और प्रोड्यूसर जो है अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाता है, इजी। तो ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है, लोगों की जो हिंड्रेंस है, उसको दूर करता है। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ।
ऑक्सिलरी टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, गोल क्या है, क्या गोल है भाई? अलग अलग गोल है, ध्यान रखना, एक एक करके समझते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बेटा प्रॉफिट अर्निंग। भैया बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा है मार्केट शेयर और क्रिएशन ऑफ कस्टमर। भैया ड्रकर ने कहा था देयर इज ओनली वन वैलिड डेफिनेशन फॉर बिजनेस पर्पस इज टू क्रिएट अ कस्टमर। अगर बिजनेस की कोई डेफिनेशन पूछे तो उसके हिसाब से केवल एक ही डेफिनेशन है, कस्टमर बनाना, कस्टमर को अपना बनाना। ठीक है, तो ये कस्टमर ही है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, कस्टमर ही है जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हवा में नहीं बनते। ठीक है ना, जब आपके पास रेगुलर कस्टमर आएंगे, जब आपकी नाम होगा, आपकी गुडविल बनेगी मार्केट में, आपका एक मार्केट शेयर बन चुका होगा, तब आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? ये सिंपल सी बात है। बिजनेसमैन क्या करता है? अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर्स को अपना बनाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बेटा, एफिशिएंसी बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी मतलब समझते हो? एफिशिएंसी बढ़ाना। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब आपका आउटपुट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बेटा? आउटपुट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना। यार सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ही तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, और प्रोडक्शन भी कैसे बढ़ाना है? एफिशिएंसी से, कॉस्ट को कम करना है और प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है बेटा हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है बेटा? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए आपके क्या ऑब्जेक्टिव है? यार देखो, हर बिजनेस जो है ना, सारे रिसोर्स कहां से लेते हैं? सोसाइटी से लेते हैं। और जो वो प्रोडक्शन करता है, जो फिनिश प्रोडक्ट वो बनाता है, उसको बेचता भी कहां पर है? सोसाइटी को ही बेचता है। तो यहां से वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो यार सोसाइटी से ही लेना है, सोसाइटी को देना है, तो उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? उसी को बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, क्लियर? अब इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा? पहला आता है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। भाई अच्छे से अच्छा सामान प्रोवाइड करो कम से कम दाम पे। ठीक है, तभी तो सोसाइटी के लोग खुश होंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार दो। आपको पता है बेटा, जब भी कोई बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री खुलती है तो बहुत से लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को रोजगार देना। ठीक है, सोसाइटी की तरफ बहुत बड़ा रोल होगा ये। क्लियर? हम जैसे इंडिया जैसे देश में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे। अगला, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। भाई कोई भी बिजनेस ना अपने एम्प्लॉइज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, एम्प्लॉइज अच्छे हैं, एफिशिएंट है, हार्ड वर्किंग है, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज बिजनेस डूब जाएगा। तो इन एम्प्लॉइज का ध्यान रखना भी तो हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? ठीक है, तो हमारे एम्प्लॉइज को उनकी मेहनत के हिसाब से रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अदरवाइज जो कॉम्पिटिटर है वो आपके अच्छे एम्प्लॉइज को छीन कर आपसे ले जाएगा, तो आपका बिजनेस ठप। ठीक है, क्लियर? तो भैया फेयर रेम्यूनरेशन दो, जितनी उन्होंने मेहनत करी है उतना उनको दो। ठीक है, अब आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क हम बहुत देर से सुन रहे हैं ना। अब ये बिजनेस रिस्क है क्या? आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इसको? समझो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Possibility of occurrence of any unfavorable event that has the potential to minimize gain and maximize loss of a business। कोई भी ऐसा अनफेवरेबल इवेंट जिसकी होने की संभावना है आपके बिजनेस में, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा और लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? और सिंपल करता हूं, बिजनेस रिस्क वो फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस में लॉस के चांसेस को बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसे कम कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपके बिजनेस का लॉस हो सकता है या प्रॉफिट कम हो सकता है, उसी को बिजनेस रिस्क बोलते हैं। इजी? अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा जिसकी वजह से आपके बिजनेस में रिस्क होता है, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, अभी के लिए हम समझते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क।
बेटा बिजनेस रिस्क अराइज क्यों हो रहा है? अनसर्टेनिटी की वजह से। क्योंकि भैया बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हो? फ्यूचर में करोगे बिजनेस, है नहीं? और फ्यूचर जो है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भैया फ्यूचर में होने क्या वाला है, किसी को नहीं पता, राइट? कब कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कब कस्टमर का मूड चेंज हो जाए, उसका टेस्ट बदल जाए, राइट? कब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इसकी वजह से बिजनेस रिस्क हमेशा बना रहता है। तो मतलब बिजनेस रिस्क है क्यों? अनसर्टेनिटी की वजह से, कि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। क्लियर? दूसरा, रिस्क जो है वो एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। भैया आप प्लानिंग से, प्रिडिक्शन से, इन्वायरमेंटल स्टडी से बिजनेस के रिस्क को कम तो कर सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात को, मिनिमाइज कर सकते हो बट कभी भी न्यूलीफाई नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है? क्लियर? अगला, एवरी बिजनेस हैज रिस्क विच वेरी इन सिवियरिटी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। भैया हर बिजनेस में रिस्क है बट किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क। ट्रेड कर रहे हो तो कम रिस्क है, प्रोडक्शन कर रहे हो ज्यादा रिस्क है। अरे बस समझ में? तो भैया बिजनेस का जो रिस्क है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है? किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगला, बिजनेस टेक रिस्क विद अ मोटिव और एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई बिजनेस में रिस्क लिया ही क्यों जा रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए, हाँ या नहीं? कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है? नो रिस्क नो प्रॉफिट। चलिए बेटा, अब आता है टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहला आता है बेटा हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिस्क। ये रिस्क जो है वो बिजनेस में किसी भी टाइम पर हो सकता है। इसमें मेनली क्या आता है? चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। भाई कंज्यूमर का टेस्ट कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता, उसकी प्रेफरेंस कब बदल जाए कुछ नहीं पता, कब उसका मूड चेंज हो जाए कुछ नहीं पता। अभी एक चीज पसंद आ रही थी, थोड़े टाइम बाद उसका ट्रेंड चला जाएगा तो वो पसंद नहीं आएगी। तो कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क है किसी भी बिजनेस में। इसीलिए हर एक बिजनेस को रियल टाइम फीडबैक लेते रहना चाहिए कस्टमर से, जैसे कस्टमर की नीड को वो समझ सके और अपने बिजनेस में भी उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सके। क्लियर? चलिए अगला, कंप्लायंस रिस्क। भैया ये रिस्क जो होता है ना वो डिपेंड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन पर, गवर्नमेंट पर। ठीक है? कि भैया गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बदल दिए, ठीक है, जो आपकी कंपनी के फेवर में नहीं है, आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है, तो क्या होगा? आपका बिजनेस खत्म, राइट? तो ये वो रिस्क होता है। ठीक है बेटा? अ कंपनी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली एंड इंप्लीमेंट द सेम इन देयर ऑपरेशन। तो भैया जो भी रूल्स चेंज हो रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अगर सर्वाइवल करना है तो। अदरवाइज गवर्नमेंट आके सील लगा के चली जाएगी। ठीक है? क्लियर? ये कंप्लायंस रिस्क होते हैं। अगला आया फाइनेंशियल रिस्क। बेटा ये वो रिस्क होते हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने किसी पार्टी को बहुत बड़ा ऑर्डर जो है दिया, पार्टी से पेमेंट आनी थी पर पार्टी हो गई बैंकरप्ट, आपका सारा पैसा फंस गया, आपका बिजनेस ठप, ये सारा पैसा आपने वहीं पे लगा रखा था। अरे बस समझ में? तो ये सारा ना फाइनेंशियल हेल्थ पे डिपेंड करती है कि भाई किसी क्लाइंट ने अगर पैसे वैसे नहीं दिए तो बिजनेस में पैसा कहाँ से होगा, और बिना पैसे के बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है? तो ये वाला रिस्क। अगला ऑपरेशन रिस्क। चलते चलते आपकी मशीन जो है वो खराब हो गई, क्या करोगे? प्रोडक्शन रुक जाएगा, आया नहीं? बिजनेस पीछे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जो प्रोसेस और ऑपरेशन है, ठीक है ना, उसके एग्जीक्यूशन में आने वाली जो परेशानियां होती है वो सारी होती है हमारी ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है? एग्जांपल मैं आपको दिया, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा? ऑपरेशन आपका लेट हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। सो दैट्स इट अवर टॉपिक। हमने वन शॉट में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी कंसेप्ट्स यहाँ छप चुके हैं। अगर फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा रह गई हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका मैं आके डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस डेली बेसिस पे अपने भाई के साथ जुड़ जाना है और दिल लगा के मेहनत करनी है। तो चलिए बच्चा पार्टी, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हर उस दोस्त तक शेयर कर दो, हर उस बच्चे तक शेयर कर दो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है पर वो चीजों को कंसेप्चुअली नहीं समझ पा रहा। उसको बोलो कि भैया शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आता है, यहाँ पे तुझे हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके ही समझाई जाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।